नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपब्राइट क्लासेस के अंदर। मैं हूं कृष्ण सर और हम बात कर रहे थे माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में और उसके एक इंपॉर्टेंट चैप्टर कार्डिनल एनालिसिस के बारे में। मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच का रिलेशनशिप क्या है, और लास्ट वीडियो लेक्चर के एंड में कहा था कि हम आगे बात करेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में। ओके गाइज, तो आज की जो हमारी क्लास होगी वो होगी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पे। लेकिन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बताने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, वो आपको पहले बताना जरूरी होगा। जिन स्टूडेंट्स ने पिछले वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं उनको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो वहां से पहले पिछले वीडियो लेक्चर्स देखें, उसके बाद इस क्लास को कंटिन्यू करिए। आज का जो हमारा टॉपिक है मेन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, उससे पहले हम बात करेंगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जिसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, MUM ऐसे शो किया जाता है। तो देखिए क्या होती है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन आपको बताना चाहूंगा। डेफिनेशन है इट रेफर्स टू दी worth of a unit of money to a consumer in general. It refers to the worth of a unit of money. तो मैं यहां जो इंपॉर्टेंट बात है उसे अंडरलाइन करता हूं, worth of a unit of money to a consumer in general, to a consumer in general। तो क्या कह रहे हैं हम, worth of a unit of money। वर्थ का क्या मतलब है, यहां सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है। वर्थ का मतलब पैसे की कितनी वैल्यू है एक इंसान के लिए, ठीक है। और यहां हम जब MUM की बात करते हैं तब हम हर एक इंसान के लिए कहते हैं तेरे लिए 1 रुपए की वर्थ क्या है, आपके लिए 1 रुपए की वर्थ क्या है, मेरे लिए 1 रुपए की वर्थ क्या है। नॉर्मली जो सबसे छोटी यूनिट होती है पैसे की आज के टाइम में क्या है भाई, खर्च करने की सबसे छोटी यूनिट 1 रुपया। तो 1 रुपए के हिसाब से इसको डिफाइन करते हैं, वर्थ ऑफ अ यूनिट ऑफ मनी। तो 1 रुपया कितने के बराबर है उसके बारे में बात होती है। लेकिन इस वर्थ को समझने से पहले हमें कुछ एग्जाम्पल देखने पड़ेंगे, तभी ये वर्थ समझ आएगी। क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, सुनिएगा ध्यान से। देखिए, आप सड़क पे बैठे एक भिखारी को 10 का नोट पकड़ा देते हैं। सड़क पे एक भिखारी बैठा है और आप उसे एक 10 का नोट पकड़ा देते हैं, तो वो जो 10 का नोट होगा उस भिखारी को जो पकड़ाया गया है, उस 10 के नोट से वो आपको बहुत सारी दुआएं देगा, बहुत खुश होगा। वो क्यों खुश होगा, क्योंकि उसे कोई 1 रुपया दे रहा है, कोई 2 रुपया दे रहा है और आपने उसको 10 का नोट पकड़ा दिया और वो बहुत खुश हो जाता है उस 10 के नोट को देखकर, ठीक। वहीं मान लीजिए आपको किसी फंक्शन में एक एनवलप मिला, लिफाफा मिला, आपको मिलता है ना बधाई का लिफाफा, ठीक है। तो आपको एक एनवलप मिला और उस एनवलप में 10 रुपया था। आपको कैसा लगेगा उस 10 रुपये मिलने से? बहुत बुरा लगेगा, है ना, बहुत गालियां देने का मन आएगा जिसने भी आपको 10 रुपए दिए हैं। इसका मतलब 2 आदमी हैं, एक सड़क पे बैठा भिखारी और एक है आप। उसे 10 रुपया मिलता है तो वो बड़ी दुआएं देता है, और आपको जब 10 रुपया मिलता है आपको बहुत बुरा लगता है कि ये क्या है, आप उसके मुंह पे मार के आओगे वापस वो 10 का नोट, राइट। लेकिन वहीं उसी एनवलप में अगर आपको 500 रुपए मिले तब आपको कैसा लगेगा? आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको बहुत खुशी मिलेगी, ठीक है। लेकिन सपोज करिए कि मिस्टर अंबानी को कोई 500 रुपया पकड़ाए तो उसको कैसा लगेगा? मिस्टर अंबानी को कोई 500 रुपये पकड़ाए तो उसको कैसा लगेगा? ठीक वैसा ही लगेगा जैसा आपको 10 का नोट पकड़ाने पर लगा था, या उससे भी ज्यादा बुरा लगेगा। तो 3 एग्जाम्पल है कि मिस्टर अंबानी जिनके पास बहुत पैसा है ना, इंडिया के सबसे अमीर लोगों में, एक है आप और एक है सड़क पर बैठा भिखारी। 3 कैटेगरी के लोग। एक के लिए 10 रुपए की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो दूसरे के लिए 10 की वैल्यू नहीं है, लेकिन दूसरे के लिए 500 रुपए की वैल्यू बहुत है। वहीं एक ऐसा इंसान है जिसके लिए 500 रुपए 2000 रुपए की भी कोई वैल्यू नहीं है। इसका मतलब यह हुआ हर एक इंसान के लिए पैसे की वर्थ अलग अलग होती है। इस पूरे तीनों एग्जाम्पल से एक कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन यह निकला कि जो कंपैरेटिवली गरीब लोग होते हैं, पुअर होते हैं, उनकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी MUM विल बी हाई। MUM का क्या मतलब है? वर्थ ऑफ अ रुपी, 1 रुपए की वर्थ, या मैं ये कहूं रुपए की वर्थ।
तो जो गरीब है, सड़क पे बैठा भिखारी है, उसके लिए रुपए की वर्थ बहुत ज्यादा है, पैसों की वैल्यू वर्थ बहुत ज्यादा है, इसलिए 10 का नोट भी उसके लिए बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्टरी रहा। तो जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए पैसे की वर्थ बहुत ज्यादा होती है, वहीं जो अमीर होते हैं, कंपैरेटिवली जो अमीर होते हैं उनके लिए पैसे की वर्थ क्या होती है, लो होती है। तो भिखारी के कंपैरिजन में आपके पास खूब पैसा है, तो उस भिखारी के कंपैरिजन में आपके लिए पैसे की वर्थ कम है, उसके लिए पैसे की वर्थ ज्यादा है। वहीं आपका कंपैरिजन अगर अंबानी के साथ किया जाए तो आपके लिए अंबानी के कंपैरिजन में पैसे की वर्थ ज्यादा है, अंबानी के लिए पैसे की वर्थ बहुत कम है। इसका मतलब यह हुआ कि जो MUM है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, जो है वो एक कंज्यूमर की सिचुएशन, इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है उसके ऊपर डिपेंड करती है, आर्थिक स्थिति उसकी क्या है उसके ऊपर डिपेंड करती है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तो ये MUM है जो हाई होती है इन केस ऑफ पुअर पर्सन, और अमीरों के लिए, रिच पर्सन के लिए ये क्या होती है, लो होती है। अब कौन अमीर है कौन गरीब है, ये भी एक कंपैरेटिव बात हुई। भिखारी के कंपैरिजन में आप क्या हो, अमीर हो, लेकिन आपके कंपैरिजन को किया जाए अगर अंबानी के साथ तो आप गरीब हो जाते हो। ठीक है, तो दो लोगों का कंपैरिजन करके बहुत क्लियरली बताया जा सकता है कि एक इंसान के लिए MUM ज्यादा है और दूसरे के लिए MUM कम। तो डेफिनेशन आपको यहां समझाई गई, वर्थ ऑफ अ रुपी, एक रुपए की वर्थ क्या है वो यहां आपको बताया गया। अब आगे देखिए, दूसरे लाइन पढ़ते हैं क्या लिखी हुई है। देयर इज नो डिफाइंड वैल्यू ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, नो डिफाइंड वैल्यू ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, द कंज्यूमर इज एक्सपेक्टेड टू डिफाइन इट हिमसेल्फ। तो ये कंज्यूमर से एक्सपेक्टेशन किया जाता है कि वो खुद डिफाइन करे अपनी MUM को, कोई सेट क्राइटेरिया नहीं है कि आप इसको कैसे डिफाइन करते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक मैं हूं और एक मेरा दोस्त है, ठीक, मेरा दोस्त बहुत कंजूस है, पैसे खर्च करना ही नहीं चाहता, बिल्कुल भी नहीं खर्च करना चाहता, अपने पास संभाल के रखना चाहता है, और मैं मजे से खर्च करता हूं। तो हम दो लोगों के लिए भी MUM अलग हो जाएगी, वर्थ ऑफ रुपी अलग अलग हो जाएगी। जो कंजूस आदमी है, जो खर्च नहीं करता, इसका मतलब उसके लिए पैसे की वर्थ ज्यादा, इसलिए वो खर्च करना नहीं चाहता, और मेरे लिए पैसे की वर्थ कम है तो मैं आसानी से खर्च कर देता हूं। तो हर एक कंज्यूमर की क्या साइकोलॉजिकल स्टेट है, क्या उसकी फाइनेंशियल पोजीशन है, उसके ऊपर हम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को डिफाइन करते हैं। मैं यहां एक बात आपको बता दूं, जैसे आप पानी का एक ग्लास पीकर उससे मिलने वाले सेटिस्फेक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, लेकिन मार्शल की स्कूल में पढ़ रहे हैं, तब तक बताया था ना आपको कि मार्शल की स्कूल में पढ़ेंगे तब तक ये मानकर चलना पड़ेगा कि वर्थ ऑफ अ रुपी को भी कैलकुलेट किया जा सकता है, पानी से मिलने वाले सेटिस्फेक्शन को भी कैलकुलेट किया जा सकता है, लेकिन रियलिटी में ऐसा पॉसिबल नहीं। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके 1 रुपए की वर्थ यूटिल्स में बताओ, नॉट पॉसिबल। लेकिन यहां क्या ये एज्यूम किया गया है कि कंज्यूमर, हमारे पास कोई उसका सेट क्राइटेरिया नहीं है मेजर करने का, लेकिन कंज्यूमर को खुद को मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को डिफाइन करना पड़ता है। द कंज्यूमर इज एक्सपेक्टेड टू डिफाइन इट हिमसेल्फ। तो हमने एक इस चीज को समझने के लिए क्या कहा, जो गरीब है उसके लिए MUM ज्यादा है और जो अमीर है उसके लिए MUM कम। अब देखो और दूसरी किताबें जो है उसको कैसे एक्सप्लेन करती है वो भी समझ लीजिए जरा। मान लीजिए एक है मिस्टर ए, और मिस्टर ए अपने घर से निकलते हैं 1 रुपया लेकर, 1 रुपी, 1 रुपया लेकर वो अपने घर से निकलते हैं। ठीक है, हाइपोथेटिकल है सारी कंडीशन, रियलिटी में साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। वर्थ ऑफ अ रुपी भी साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, पानी से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन भी साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। प्रैक्टिकली नहीं मेजर कर सकते, लेकिन जब तक मार्शल की स्कूल में है कुछ एजम्पशन लेकर उसको मेजर करने वाले हम। तो देखिए, मिस्टर ए के पास 1 रुपया था और वो अपने घर से एक बास्केट लेकर निकले, या एक थैला लेकर निकले, एक पैकेट लेकर निकले, और उस 1 रुपए से उन्होंने खरीदा, शुगर खरीदी। ठीक है, कितनी खरीदी, 10 ग्राम्स, मिल्क खरीदा 100 ग्राम, और गेहूं, व्हीट खरीदे 200 ग्राम, 200 ग्राम्स। ठीक है, ये 3 चीजें खरीदी उन्होंने, परचेज की 1 रुपए से, शुगर, मिल्क, व्हीट। माना आज के टाइम में 1 रुपए में इतनी चीजें नहीं आती है, लेकिन एक बार एज्यूम कर लो। ठीक, तो शुगर, मिल्क, व्हीट परचेज किया गया। अब मिस्टर ए ने शुगर, मिल्क, व्हीट को जब कंज्यूम किया तो मिस्टर ए ने कहा कि इस कॉम्बिनेशन से, जिसको हमने क्या नाम दिया है, स्टैंडर्ड बास्केट ऑफ गुड्स, क्या नाम दिया है, स्टैंडर्ड बास्केट ऑफ गुड्स। और मिस्टर ए ने कहा इन तीनों चीजों को कंज्यूम करने पर मेरे को मिलता है
4 यूटिल्स सेटिस्फेक्शन। कितना मिलता है? 4 यूटिल्स सेटिस्फेक्शन मिलता है, उन्होंने ये कहा। तो अब हम यूं बोल देंगे कि मिस्टर ए के लिए 1 रुपी कितने के बराबर हो गया? एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन हो गई, 1 रुपी कितने के इक्वल हो गया? 4 यूटिल्स के इक्वल हो गया। या यूं कह सकते हैं मिस्टर ए के लिए 4 यूटिल्स कितने के बराबर है? 1 रुपी के बराबर। दोनों तरफ से बोला जा सकता है मिस्टर ए के लिए 1 रुपी इक्वल्स टू 4 यूटिल्स, और 4 यूटिल्स कितने के बराबर है? 1 रुपी के इक्वल है। अब देखिए, ये बात बड़ी अजीब लगती है कि ये क्या तरीका हुआ समझाने का। मैं फिर से कह दूं, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, हम उसको मेजर नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको मेजर करने के लिए हमने एक तरीका अपनाया। मार्शल की स्कूल में बड़े एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें आपको पढ़ने को मिलेगी। तो मिस्टर ए ने क्या कहा? अब उसके लिए 1 रुपी इक्वल्स टू 4 यूटिल्स। हो सकता है आप उस 1 रुपए से 3 चीजें परचेज करके 10 यूटिल्स गेन कर लो, तो आपके लिए 1 रुपी इक्वल्स टू 10 यूटिल्स। मैं हो सकता है 5 यूटिल्स गेन करूं, तो मेरे लिए 1 रुपी इक्वल्स टू 5 यूटिल्स। तो एक रुपए में परचेज होने वाले स्टैंडर्ड बास्केट के कंजम्पशन से मिस्टर ए को जितना मिलता है, मान लेते हैं कि वो 1 रुपी उनके लिए इतने यूटिल्स के इक्वल है। अब इस बात का मतलब यह हुआ कि मिस्टर ए का 1 रुपया 4 यूटिल्स के बराबर है। यानी मिस्टर ए अपनी जेब से जब 1 रुपया खर्च करेंगे तो टेक्निकली वो 4 यूटिल्स का सैक्रिफाइस करेंगे। अगर मिस्टर ए अपनी जेब से 2 रुपए खर्च करेंगे तो 8 यूटिल्स का सैक्रिफाइस करेंगे। अगर मिस्टर ए अपनी जेब से 10 रुपए खर्च करेंगे तो कितने यूटिल्स का सैक्रिफाइस करेंगे? 40 यूटिल्स। 1 रुपी 4 के बराबर है, कितना? 40 यूटिल्स। तो बहुत सिंपल सी बात है, एक एग्जांपल से समझना। मिस्टर ए को चिप्स खाने का मन हुआ, चिप्स का एक पैकेट। तो मिस्टर ए ने चिप्स का एक पैकेट देखा, उस पैकेट का प्राइस था 10 रुपए, यानी मिस्टर ए को अपनी पॉकेट से 10 रुपया देना पड़ेगा। तो वो कितने यूटिल्स का सैक्रिफाइस करेंगे? उनके लिए 1 रुपी 4 यूटिल्स के बराबर है। तो जब 10 रुपया जाएगा वो 40 यूटिल्स का सैक्रिफाइस करेंगे। अब वो चिप्स परचेज करेंगे, तभी परचेज करेंगे जब उन्हें यूं लगता हो कि चिप्स को कंज्यूम करने पर मिलने वाला सेटिस्फेक्शन 40 यूटिल से ज्यादा होगा। जब उन्हें यूं लगता हो कि एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन जो है उस चिप्स के पैकेट से मिलने वाला अगर 40 यूटिल से ज्यादा है, तब तो वो चिप्स परचेज करेंगे, वरना वो चिप्स परचेज नहीं करेंगे। तो ये कंज्यूमर बिहेवियर समझाने के लिए मार्शल ने इस तरीके की चीजें यूज ली। ओके गाइज, तो ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी था। अब एक और बात से हम कंप्लीट करते हैं इस टॉपिक को। देखिए, हमने कहा पुअर के लिए एमयूएम हाई होगी, भिखारी वाला एग्जांपल याद रखिएगा। रिच के लिए एमयूएम लो होगी, आप रिच हो उसके कंपैरिजन में, या आप भिखारी हो अंबानी के कंपैरिजन में। ठीक है, आप गरीब हो अंबानी के कंपैरिजन में। तो देखिए, रिच जो है उनके लिए एमयूएम लो है, पुअर है उनके लिए एमयूएम हाई है। तो हमने यहां 2 एग्जाम्पल, एक है मिस्टर ए और एक है मिस्टर बी। ठीक है, अब आप भूल जाइए इस स्टैंडर्ड बास्केट वाली बात को, तो बस समझाने वाली बात थी। हमारे जो न्यूमेरिकल्स होंगे या जो क्वेश्चंस होंगे उसमें सीधा ये गिवन रहता है इन जनरल। ठीक, 1 रुपी इक्वल्स टू 4 यूटिल्स फॉर मिस्टर ए, और मिस्टर बी के लिए 1 रुपी इक्वल्स टू 2 यूटिल्स ये दे रखा है। नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई कंपैरेटिवली कौन ज्यादा पैसे वाला है या कौन रिच है और कौन पुअर है। तो इनका कंपैरिजन करते हैं। मिस्टर ए और मिस्टर बी, किसका एमयूएम हाई है? ए का एमयूएम है 4 यूटिल्स और बी का एमयूएम है 2 यूटिल्स, यानी इसके लिए 1 रुपया 4 यूटिल्स की वैल्यू रखता है और बी के लिए 1 रुपया 2 यूटिल्स की वैल्यू रखता है। यानी बी के लिए एमयूएम लो है, और जिसके लिए एमयूएम लो होती है वो क्या होता है? रिच होता है। तो हम कह सकते हैं ना, मिस्टर बी जो है वो कंपैरेटिवली मतलब मिस्टर ए के कंपैरिजन में रिच है, और मिस्टर ए का एमयूएम हाई है, इसका मतलब जिसका एमयूएम हाई होता है, जिसका एमयूएम हाई है वो है पुअर, और जिसका एमयूएम लो है वो रिच। तो मिस्टर ए का एमयूएम हाई है तो ये कंपैरेटिवली क्या है? पुअर है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये था मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, जो हमें बताता है एमयूएम इज इक्वल्स टू वर्थ ऑफ अ रुपी। 1 रुपए की वर्थ क्या है आपके लिए, ये हमें एमयूएम शो करता है। अलग अलग लोगों के लिए एमयूएम अलग अलग हो सकती है। इन रियलिटी हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं हमारी एमयूएम को। जब हम मार्शल की स्कूल से बाहर जाएंगे तब इस ग्राउंड पे, एमयूएम के ग्राउंड पे भी हम मार्शल की स्कूल को क्रिटिसाइज करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को क्रिटिसाइज करेंगे। ठीक है, तो ये एमयूएम आपको समझाया। गाइज, अब हम बात करेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में। तो गाइज देखिए बोर्ड की तरफ, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे LDMU। ओके, अब इस लॉ के बारे में हम जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं पहले ही जब हमने मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा था, लेकिन थोड़ी इसकी हिस्ट्री पे बात करते हैं। और ये हिस्ट्री
उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो इस सब्जेक्ट मटेरियल के बेसिस पे एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम देने जा रहे हैं, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाला एग्जाम देने जा रहे हैं, जैसे कि सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स। देखिए क्या लिखा है भाई, पहला पॉइंट जो ग्रीन कलर से लिखा हुआ है, इनिशियली प्रोपाउंडेड बाय अ जर्मन इकोनॉमिस्ट एच गोसेन। ये ध्यान रखिएगा, एच गोसेन कहां के थे? जर्मनी के। तो इस एलडीएमयू के बारे में सबसे पहली बार किसी ने बात की तो वो थे एच गोसेन, जो जर्मन इकोनॉमिस्ट थे। लेकिन उन्होंने सिर्फ शुरुआती बात की थी, उसका कोई सिस्टमैटिक फॉर्मूला नहीं दिया था, सिस्टमैटिक फॉर्म नहीं दिया था। सिस्टमैटिक फॉर्म और फॉर्मूला किसने दिया था? देखिए, सिस्टमैटिक फॉर्मुलेशन वाज गिवन बाय एल्फ्रेड मार्शल। इसीलिए ये जो मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस है, ये मार्शल की स्कूल कहलाती है, क्योंकि माना एच गोसेन ने इसके बारे में सबसे पहले काम किया था, लेकिन इस लॉ पे जितना भी वर्क है, डिटेल्ड वर्क, सिस्टमैटिक फॉर्मुलेशन, वो दिया प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने। ओके, अब देखिए, बिकॉज एच गोसेन ने भी कुछ किया है इसके अंदर, तो एक और बात, इट इज ऑल्सो नॉन एज द फर्स्ट लॉ ऑफ गोसेन। इट इज ऑल्सो नॉन एज द फर्स्ट लॉ ऑफ गोसेन। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फर्स्ट लॉ ऑफ गोसेन कौन सा है? तो जवाब क्या होगा? एलडीएमयू को ही क्या बोलते हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ गोसेन। अब क्या कहता है ये लॉ, वो देखिए, LDMU states that as more and more units of a commodity are consumed, क्या कहता है LDMU? जब आप किसी कमोडिटी की यूनिट्स कंज्यूम करते ही जाते हो, more and more units of a commodity are consumed, the marginal utility derived by the consumer from successive or additional units goes on declining। अब हिंदी में समझ लो क्या कहा है कि जब एक कंज्यूमर किसी कमोडिटी को कंटिन्यूअसली एक यूनिट के बाद दूसरी के बाद तीसरी कंज्यूम करता जाता है, तो हर एक सक्सेसिव यूनिट के साथ या एडिशनल यूनिट के साथ उसका सेटिस्फेक्शन कम होता है। ये बात आप जानते हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं एमयू के बारे में। क्या बताया था? अगर आप 3 रोटी कंज्यूम करते हैं तो सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन पहली रोटी पे, दूसरी पे सेटिस्फेक्शन कम, तीसरी पे और कम। याद करिए रसगुल्ला वाला एग्जांपल, मिस्टर बी ने खाए थे एक ही शादी में, कंटिन्यूअसली सेटिस्फेक्शन क्या होता गया था? डिक्रीज होता गया था। सेटिस्फेक्शन डिक्रीज होते होते जीरो भी हो जाता है। जब जीरो होता है सेटिस्फेक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ सैटिटी और सैचुरेशन। और उसके बाद भी बियॉन्ड सैचुरेशन पॉइंट अगर आप कंजम्पशन कंटिन्यू करते हैं तो सेटिस्फेक्शन नेगेटिव। इस बात को समझाने के लिए हमने एक टेबल बनाई है। टेबल के पहले कॉलम में हमने लिखा है यूनिट्स ऑफ एक्स कमोडिटी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं। और मार्जिनल यूटिलिटी फर्स्ट से मिली 30, ये भी बता दिया था 30 कैसे आया, कोई नहीं बता सकता, मैं भी नहीं बता सकता, मार्शल नहीं बता सकता, मार्शल का बाप भी नहीं बता सकता। लेकिन मान लो हाइपोथेटिकल 30 है तो ये श्योर हो जाएगा सेकंड पे और कम हो जाएगा 30 to 20, थर्ड पे और कम हो जाएगा 10, और फोर्थ पे सेटिस्फेक्शन क्या हो गया? 0। जब सेटिस्फेक्शन 0 हो गया, कोई सेटिस्फेक्शन मिल ही नहीं रहा है आपको, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैचुरेशन या पॉइंट ऑफ सैटिटी, ये बोलते हैं। और उसके बाद भी बियॉन्ड सैचुरेशन पॉइंट अगर आप कंजम्पशन कंटिन्यू करते हैं, यानी 5th यूनिट पे आते हैं, तो आपका सेटिस्फेक्शन क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। यानी जो हमने वहां एमयू पढ़ा था वही एलडीएमयू है, मार्शल की स्कूल। ठीक है, जब हम मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस पढ़ते हैं तो मार्शल की स्कूल में है। अब इस टेबल को हमने डायग्राम में भी शो कर सकते हैं। देखिए, एक्स एक्सिस पे क्या लिया है? यूनिट्स ऑफ एक्स कमोडिटी। वाई एक्सिस पे क्या लिया हमने? मार्जिनल यूटिलिटी। तो वाई एक्सिस पे मार्जिनल यूटिलिटी और एक्स एक्सिस पे यूनिट्स ऑफ एक्स कमोडिटी। अब आप जैसे जैसे एक्स का कंजम्पशन बढ़ाते हो, मार्जिनल यूटिलिटी पहले 30 थी, फिर 20 थी, फिर 10 थी, फिर 0 हो गया, नेगेटिव हो गई, कंटिन्यूअसली क्या होती जाती है? डिक्रीज। जब वो 0 होती है, यानी ई पॉइंट पे 0 हो रही है, यहां पे इसको हमने क्या बोला? 0 है ना, देखो ई पॉइंट पे ये 0, तो हमने इसको क्या बोला? पॉइंट ऑफ सैटिटी और पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। ये था एलडीएमयू। अब देखिए, जब हम किसी भी लॉ को पढ़ते हैं, सो देयर आर सम बेसिक एजम्पशंस, कुछ बेसिक एजम्पशंस भी होती है। ठीक है, मतलब ये जैसा कि कहा, एक साइकोलॉजिकल थ्योरी पढ़ रहे हैं सारी की सारी, सब हाइपोथेटिकल है। अगर किसी से पूछा जाए ये एमयूएक्स यानी क्या? एक्स से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी। अगर किसी से पूछा जाए कि आप ये कमोडिटी कंज्यूम करो, एक्स कमोडिटी, और यूटिलिटी बताओ, तो नहीं बताया जा सकता। तो जितने भी इस तरीके के रूल्स हैं उनकी अपनी एक एजम्पशंस होती है। तो अब हम बात करेंगे एजम्पशंस ऑफ एलडीएमयू के बारे में। गाइज, अब बात करेंगे एजम्पशंस। एजम्पशन यानी कि अगर ये बातें ऑपरेट ना हो तो ये लॉ, ये रूल भी ऑपरेट नहीं होगा। यानी एलडीएमयू के ऑपरेट होने के लिए
इन बातों का पूरा होना जरूरी है। दीज आर एजम्पशंस जिसके ऊपर LDMU बेस्ड है। तो एजम्पशन में देखिए, सबसे पहली एजम्पशन, ऑल द यूनिट्स ऑफ कमोडिटी शुड बी होमोजेनस। आप एक कमोडिटी की जितनी भी यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं वो सारी की सारी होमोजेनस होनी चाहिए। अब होमोजेनिटी या होमोजेनस का क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए आपने 4 यूनिट कंज्यूम की तो सारी की सारी एक जैसी होनी चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए, वो आइडेंटिकल, स्टैंडर्ड नहीं आइडेंटिकल होनी चाहिए। आइडेंटिकल का क्या मतलब है? होमोजेनस का क्या मतलब है कि वो कमोडिटी टेस्ट वाइज, कलर वाइज, साइज वाइज, डिजाइन वाइज, पैटर्न वाइज, पैकिंग वाइज हर तरीके से एक जैसी होनी चाहिए, उनमें आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, तभी LDMU ऑपरेट होगा। आइए इस बात को एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए ये पहला केस है जिसमें आपको 2 एप्पल खिलाए गए, 2 एप्पल आपने खाए, दोनों एप्पल मीठे थे, पहला एप्पल भी स्वीट है और दूसरा एप्पल भी कैसा है? स्वीट। ठीक है, यानी दोनों कमोडिटी कैसी है? होमोजेनस। कैसी है दोनों कमोडिटी? होमोजेनस। तो जब आपने एक होमोजेनस कंजम्पशन किया तो पहला एप्पल कंज्यूम किया और फिर जब दूसरा एप्पल कंज्यूम किया तो आपका सेटिस्फेक्शन डिक्रीज हुआ। जब आपका सेटिस्फेक्शन डिक्रीज हुआ इसका मतलब LDMU ऑपरेट हो गया। क्या कहता है LDMU? हर अगली यूनिट में सेटिस्फेक्शन कम होगा। क्यों कम हुआ सेटिस्फेक्शन? क्योंकि आपका कंजम्पशन कैसा था? होमोजेनस कंजम्पशन था, तो लॉ विल ऑपरेट। लेकिन अब एक दूसरी कंडीशन लेते हैं जहां पे कंजम्पशन होमोजेनस नहीं है, आइडेंटिकल कमोडिटीज नहीं है। देखिए 2 एप्पल है, इस बार पहला एप्पल खट्टा है, सॉर है, और दूसरा मीठा। कंजम्पशन होमोजेनस है क्या? नहीं है। आप देख सकते हैं अलग अलग कमोडिटी है। अब मुझे बताइए, जब आप पहले से दूसरा एप्पल कंज्यूम करोगे तो आपका सेटिस्फेक्शन कम होगा या बढ़ेगा? ऑब्वियसली इस कंडीशन में जहां आप कंजम्पशन कैसा कर रहे हो? हेट्रोजेनस कर रहे हो कंजम्पशन। तो जब आप हेट्रोजेनस कंजम्पशन करते हो तो आपका सेटिस्फेक्शन कम होने की बजाय दूसरी यूनिट के साथ आपका सेटिस्फेक्शन इंक्रीज हो जाएगा। तो यहां पे लॉ ऑपरेट नहीं होगा, यानी कंजम्पशन होना चाहिए होमोजेनस, तब लॉ ऑपरेट होता है, वरना लॉ ऑपरेट नहीं होता। सेकंड देखिए, एडिक्वेट एंड सुटेबल क्वांटिटी ऑफ कंजम्पशन। एडिक्वेट एंड सुटेबल क्वांटिटी ऑफ कंजम्पशन, ब्रैकेट में क्या लिखा है? स्टैंडर्ड कंजम्पशन। यानी जो भी आप यूनिट कंज्यूम कर रहे हो जिस कमोडिटी की भी, तो उसकी जो भी सुटेबल और एडिक्वेट क्वांटिटी है कंजम्पशन की वो करिए। इसको भी समझिए एक एग्जांपल से। आपने पानी पिया, 1 ग्लास और दूसरा ग्लास और तीसरा ग्लास, तो सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन कहां मिलेगा? फर्स्ट यूनिट पे। सेकंड यूनिट पे यानी सेकंड ग्लास ऑफ वाटर पे कंजम्पशन कम होगा, थर्ड ग्लास ऑफ वाटर के ऊपर कंजम्पशन और कम हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप पानी की स्टैंडर्ड यूनिट कंज्यूम करते हो यानी ग्लास ऑफ वाटर कंज्यूम करते हो तब तो सेटिस्फेक्शन कम होगा। ठीक इसी तरीके से आप चाय पीते हैं, फर्स्ट कप ऑफ अ टी, सेकंड कप ऑफ टी, थर्ड कप ऑफ टी। ठीक है, चाय पीने की स्टैंडर्ड यूनिट होती है कप ऑफ अ टी, पानी पीने की स्टैंडर्ड होती है ग्लास ऑफ अ वाटर। तो अगर आप एक कप से दूसरा कप चाय पीते हैं या कॉफी पी रहे हैं तो आपका सेटिस्फेक्शन डिक्रीज होगा। लेकिन अगर हम हमारे इस कंजम्पशन की को स्टैंडर्ड फॉर्म में कंज्यूम ना करें तो लॉ ऑपरेट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पानी ग्लास में पिलाने की बजाय ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी पिलाया जाए, 1 बूंद, फिर दूसरी बूंद, फिर तीसरी बूंद, पहली ड्रॉप, दूसरी ड्रॉप, तीसरी ड्रॉप, चौथी ड्रॉप, तब क्या आपका सेटिस्फेक्शन कम होगा क्या? 1 बूंद के बाद दूसरी बूंद पे, 1 ड्रॉप के बाद सेकंड ड्रॉप पे? ऐसा नहीं होगा। ये एक्सपेरिमेंट बिल्कुल सेफ है, घर में कर सकते हैं आप। पहले पीजिए 1 ग्लास पानी, फिर दूसरा ग्लास, स्टैंडर्ड यूनिट पे कंजम्पशन, तो सेटिस्फेक्शन कम होगा। लेकिन फिर 1 ड्रॉप, फिर दूसरी ड्रॉप, फिर तीसरी ड्रॉप, तो हर एक ड्रॉप के साथ सेटिस्फेक्शन कम नहीं होता, सेटिस्फेक्शन बढ़ता है। यानी कंजम्पशन हमेशा कैसे किया जाना चाहिए? सूटेबल क्वांटिटी में कंजम्पशन किया जाना चाहिए। एडिक्वेट एंड सूटेबल क्वांटिटी ऑफ कंजम्पशन। फिर थर्ड देखिए, या ऐसा नहीं होना चाहिए, इस पे फिर एक थोड़ी और बात कर लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि चाय आप 1 कप की बजाय स्पून से पी रहे हैं, 1 स्पून चाय पिलाई गई, फिर दूसरा स्पून, फिर तीसरा स्पून, तो सेटिस्फेक्शन जो है कम होने की बजाय बढ़ सकता है। या ऐसा नहीं होना चाहिए किसी ने आपसे 1 गिलास पानी मांगा या किसी ने आपसे पानी मांगा और आप उसके लिए ग्लास की बजाय या तो ड्रॉप में पानी लाते हो, ड्रॉप बाय ड्रॉप, या आप उसके लिए 1 बकेट भर के पानी ले आता हो कि पी ले 1 बकेट फिर दूसरी बकेट, नहीं। तो कंजम्पशन हमेशा स्टैंडर्ड यूनिट में होना चाहिए। फिर एक कंटिन्यूअस कंजम्पशन, देखिए यहां बहुत जरूरी है, कंजम्पशन कंटिन्यू होना चाहिए। जब मैं कहता हूं आप 3 रोटी कंज्यूम करते हैं तो आपका सेटिस्फेक्शन डिक्रीज होता है। जब मैं ये बात बोलता हूं कि जब आप 3 चपाती कंज्यूम कर रहे हैं या 3 रोटी कंज्यूम कर रहे हैं आपका सेटिस्फेक्शन डिक्रीज होगा, तो वहां ये एज्यूम करके चल रहे हैं कंजम्पशन कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, अब मान लो आपने ये बात सुन ली
कि सर सेटिस्फेक्शन कम होता है, और आपके जच गई कि हम तो मार्शल को गलत साबित करेंगे, और अगले दिन मेरे पास आके मुझे बोलते हो सर मैंने 3 रोटी कंज्यूम की और मेरा सेटिस्फेक्शन कम नहीं हुआ, बढ़ा ही था या बराबर रहा था, कम तो हुआ ही नहीं। ठीक है, तो मैंने आपसे पूछा कि कैसे हुआ ये सारी बात, तो आपने कहा कि सर हमने जो पहली रोटी कंज्यूम की वो मॉर्निंग में 9 बजे, सुबह 9 बजे कंज्यूम की, दूसरी रोटी दोपहर 2 बजे, और तीसरी रोटी शाम को 8 बजे, और मेरा सेटिस्फेक्शन तो कम हुआ नहीं। तो नहीं होगा बेटा, इसके लिए जरूरी है कि कंजम्पशन तेरा कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। तू लगातार कंज्यूम कर, कंटिन्यूअसली कंज्यूम कर, तभी तेरा सेटिस्फेक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा, कम होगा। ठीक है, अब यहां कंटिन्यूअस कंजम्पशन को मैं एक और तरीके से समझाता हूं कि आप मान लीजिए एप्पल ही कंज्यूम कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर आप 7-8 एप्पल कंटिन्यूअसली कंज्यूम करते हैं तो आपका सेटिस्फेक्शन डेफिनेटली क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये बात तो सही है, लेकिन अगर इसको हम थोड़ा सा रियल वर्ल्ड के साथ जोड़े, क्या ऐसा कोई स्टूडेंट है या ऐसा कोई इंसान है जिसने 7-8 एप्पल कंटिन्यूअसली कंज्यूम किए हो, या रूटीन में जब हम एप्पल कंज्यूम करते हैं क्या ऐसे कंज्यूम करते हैं क्या 5 7 8? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो यहां जो कंटिन्यूअस कंजम्पशन है उसकी बात तो है ही। इसको यूं भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आप रोज ब्रेकफास्ट में 1 एप्पल कंज्यूम करते हैं मॉर्निंग में, मंडे को कंज्यूम किया, फिर ट्यूसडे को कंज्यूम किया, फिर वेडनेसडे को, फिर थर्सडे को, तो बताइए सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन कब मिलेगा? मंडे के दिन जो आपने एप्पल कंज्यूम किया था तब। थर्सडे आते आते या सैटरडे संडे आते आते आप एप्पल से पक जाओगे, अब आपकी यूटिलिटी नहीं होगी एप्पल के साथ और आप एप्पल को ब्रेकफास्ट में कंज्यूम करना नहीं चाहोगे। तो कंटिन्यूअस कंजम्पशन को ऐसे भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। ठीक है, या यूं कहूं कि आप एक एप्पल परचेज करने जाते हैं, तो आपने 4 एप्पल परचेज करके आप रुक गए, ठीक है, क्योंकि 4 के बाद आपको लगा 5 एप्पल खरीदना बेकार है। इसको ऐसे भी समझा जा सकता है। ठीक है, तो ये कंटिन्यूअस कंजम्पशन था। फिर है हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और आपके मॉड्यूल में भी ये मिलेगी, और 11th वालों के बुक्स में ये बात नहीं होती है इन जनरल, लेकिन सीए फाउंडेशन के मॉड्यूल में ये बात है, हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। इसका क्या मतलब है? हम यहां पे ये मानकर चल रहे हैं कि चीजें, कमोडिटीज इंडिविजुअली कंज्यूम की जा सकती है। रियलिटी में ऐसा नहीं होता है, लेकिन हम यहां मानकर चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहली रोटी कंज्यूम की, फिर दूसरी और फिर तीसरी, सेटिस्फेक्शन डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, लेकिन ऐसा कौन इंसान है जो खाली रोटी कंज्यूम करता है? क्या रोटी से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन खाली रोटी पे डिपेंड करता है क्या? नहीं डिपेंड करता। क्या कह रहा हूं मैं, क्या रोटी से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन खाली रोटी पे ही डिपेंड करता है क्या? नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आप 3 रोटी रूटीन में कंज्यूम करते हैं, ठीक है, और आज जब आप पढ़ बुढ़ा के घर पे गए, सारी पढ़ाई की आपने और घर गए, जब स्कूल से या कॉलेज से फ्री होके घर गए, बहुत तेज आपको भूख लगी हुई थी, रूटीन में आप 3 रोटी कंज्यूम करते हैं, आप घर गए और पता लगा आपकी कोई फेवरेट सब्जी बनी है, आज जो वेजिटेबल बनाई गई है वो आपकी फेवरेट है। जैसे मान लीजिए आपको पनीर पसंद है, पनीर बनाया गया है, तो हो सकता है आज आप 3 की बजाय 5 रोटी कंज्यूम करें। रूटीन में तीसरी रोटी पे आपका सेटिस्फेक्शन 0 होता है, MU 0 होती है, लेकिन आज 5वीं 5th यूनिट जब आपने कंज्यूम की तब आपका सेटिस्फेक्शन क्या हुआ? 0 हुआ। ऐसा हो सकता है, यानी रोटी से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि उसके साथ जो कॉम्प्लीमेंट्री यानी वेजिटेबल यूज कर रहे हो उसके ऊपर भी रोटी से मिलने वाली यूटिलिटी डिपेंड करती है। या ऐसा हो सकता है जब आप घर गए और पता लगा कि आज जो सब्जी बनी वो बिल्कुल आपको पसंद नहीं है, मान लो कद्दू बना है या करेला बना है, और आपने 3 की बजाय आज सिर्फ 2 ही रोटी खाई, तो रोटी से मिलने वाली यूटिलिटी डिक्रीज हो गई। तो देखिए, जो यूटिलिटीज मिलती है वो केवल उस कमोडिटी पे ही डिपेंड करती है, हम ये मानकर चल रहे हैं। रियलिटी में ऐसा नहीं होता है, चीजें आपस में कनेक्टेड होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस डाउन हो जाए तो एयर कंडीशनर से मिलने वाली यूटिलिटी बढ़ जाएगी। पेट्रोल बहुत महंगा हो जाए तो कार से या बाइक से मिलने वाली यूटिलिटी कम हो जाएगी। तो इन रियल वर्ल्ड हम कहते हैं चीजें आपस में जुड़ी हुई है, कनेक्टेड है, सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्री अपना असर डालते हैं। लेकिन यहां हम क्या मानकर चल रहे हैं? चीजें इंडिविजुअली कंज्यूम की जा सकती है। इस मार्कर से मिलने वाली यूटिलिटी केवल इस मार्कर की है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। ट्रुथ क्या है? इस मार्कर के मिलने वाली यूटिलिटी डिपेंड करती है व्हाइट बोर्ड पे। अगर यहां ब्लैक बोर्ड लगा होता तो क्या मार्कर से यूटिलिटी मिलती? क्या नहीं मिलती। बात क्लियर हुई? इंडिपेंडेंट यूटिलिटी की हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मतलब एक परिकल्पना की है हमने वो। फिर एक कंज्यूमर इज रैशनल। जिन लोगों पे आप स्टडी कर रहे हो उनका स्टेट ऑफ माइंड नॉर्मल होना चाहिए, रैशनल होने चाहिए, वो
कौन होता है रैशनल कंज्यूमर, समझाया था, चॉकलेट वाला एग्जांपल दिया था ना, एक पैकेट में 2 चॉकलेट, दूसरे में 4, कौन सा चूज करोगे, तो आपने 4 वाला चूज किया था क्योंकि आप रैशनल हो। तो कंज्यूमर कैसा होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए। कौन होता है रैशनल कंज्यूमर, हु वांट्स टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन, यानी एक कंज्यूमर तब तक अपना कंजम्पशन जारी रखेगा, कंटिन्यू रखेगा, तब तक उसको जीरो सेटिस्फेक्शन पे वो ना पहुंच जाए, जब तक उसकी यूटिलिटी मैक्सिमम ना हो जाए। तो कंज्यूमर कैसा होना चाहिए, रैशनल। रैशनल लोगों पे ही हमारी स्टडी होती है, इकोनॉमिक्स में हमारी सारी स्टडी रैशनल लोगों पे ही है। एबनॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड के लोगों पे हम बात नहीं कर रहे हैं। जो आदमी कंजूस है, कंजूस आदमी कौन होगा, जो कंजम्पशन पे नहीं, पैसे बचाने पे ध्यान देगा, ऐसे आदमी पे, ऐसे लोगों पे हम स्टडी नहीं कर रहे हैं। फिर क्या है 6th पॉइंट, कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। हम ये अज्यूम करके चलते हैं यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन कार्डिनल नंबर्स। इस पे हम डिस्कशन कर चुके हैं, मार्शल की स्कूल में है, मानकर चलेंगे यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं। जबकि ऑर्डिनल में जाएंगे तब हम इस बात को क्रिटिसाइज करेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन यहां क्या मानकर चल रहे हैं, कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। फिर देखिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। ये बात आपको इस चैप्टर में जब हम आगे के लेक्चर्स पे बात करेंगे तब क्लियर हो जाएगी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट क्यों होनी चाहिए। होती क्या मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, अभी प्रीवियसली मैंने तुम्हें बताया था, वर्थ ऑफ अ रुपी, तो वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। अभी नहीं समझ में आ सकता यहां पे, आगे जब मैं बताऊंगा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम तब आपको ये बात समझ आएगी, ठीक है। इसके अलावा देखिए उस कमोडिटी से मिलने वाली जो यूटिलिटी है, उस यूटिलिटी को जितने भी फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं वो सारे फैक्टर क्या रहने चाहिए, कांस्टेंट रहने चाहिए। मतलब उस कमोडिटी का प्राइस क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। और सब्स्टिट्यूट्स भी अगर मार्केट में अवेलेबल है या कॉम्प्लीमेंट्री अवेलेबल है, उनका प्राइस क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। हम क्या कहकर मानकर चल रहे हैं, हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट यूटिलिटी, यानी कि हम मानकर चल रहे हैं ना तो सब्स्टिट्यूट का असर पड़ेगा और ना ही कॉम्प्लीमेंट्री का असर पड़ेगा। यानी सब्स्टिट्यूट का असर, यानी सब्स्टिट्यूट की क्वालिटी में, सब्स्टिट्यूट के प्राइस में कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री के प्राइस में, क्वालिटी में कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं, ये मानकर चल रहे हैं यहां पे, ठीक है। इसका मतलब सब्स्टिट्यूट के प्राइस कांस्टेंट और उस खुद कमोडिटी का प्राइस भी क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। ये प्राइस ऑफ द कमोडिटी वाली बात भी आपको आगे समझ में आएगी इक्विलिब्रियम में, एमयूएम भी आगे समझ आएगी इक्विलिब्रियम में। फिर क्या है, देयर शुड बी नो चेंज इन टेस्ट, प्रेफरेंसेस, फैशन, हैबिट, इनकम ऑफ कंज्यूमर। अगर कंज्यूमर का टेस्ट बदल जाता है, प्रेफरेंस बदल जाती है, फैशन बदल जाती है, हैबिट बदल जाती है, इनकम और ये सब बदल जाती है, तो कंज्यूमर को उस प्रोडक्ट से मिलने वाली यूटिलिटी भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो हम ये मानकर चल रहे हैं यहाँ पे इन सारी चीज़ों में कोई चेंज नहीं हो रहा है। ये पॉइंट भी थोड़ा और आगे अच्छे से क्लियर होगा। तो बेसिकली यहाँ आपको 6 पॉइंट तक सारी बातें अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए, आगे धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा इस चैप्टर की प्रोग्रेस के साथ। ये थी एजम्पशंस ऑफ एलडीएमयू। अब देखिए मैं आज की क्लास में इतना ही पढ़ा रहा हूँ आपको, वरना वीडियो लेक्चर काफ़ी बड़ा हो जाएगा। अगली जो नेक्स्ट क्लास आएगी उस नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा, आज बताइए एजम्पशन, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा व्हाई एलडीएमयू ऑपरेट। आखिर ऐसा होता क्यों है जब आप एक यूनिट से दूसरी यूनिट पे जाते हैं सेटिस्फेक्शन कम होता है, रीजन क्या है उसके पीछे, और बताऊंगा एक्सेप्शन, क्या ऐसा भी कुछ है जहां एक्सेप्शन है, जहां पे एलडीएमयू ऑपरेट नहीं होता। बिल्कुल है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें मनी कलेक्शन की बात, मेरे पास एक 100 का नोट आया, फिर दूसरा 100 का नोट आया, फिर तीसरा 100 का नोट आया, क्या मेरा सेटिस्फेक्शन कम होगा क्या? नहीं, मेरा सेटिस्फेक्शन कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो एक्सेप्शन ऑफ एलडीएमयू की कैटेगरी में आती है, उन एक्सेप्शन पे बात करेंगे और कुछ और बातें करेंगे। ठीक है गाइज, तब तक के लिए मेहनत करिए, स्मार्ट वर्क करिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।